बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ खाए आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, और चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक हिंदी की क्लास की। इस यूपी लेखपाल की दृष्टि से हिंदी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें हम कवर करेंगे 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और उस प्रश्नों का पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न के ऑप्शन लिखे गए हैं, प्रश्न में बोलता हूँ। प्रश्न ये है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है अनिश्चयवाचक, ये बताना है। किस ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, ये देखना है। आपको अपने आंसर नोट करना है कि कितने आप इन प्रश्नों में से कर पाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, यह मेरी पुस्तक है। क्या पूछा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि पुस्तक के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया गया है। जब कोई वाक्य में, याद रखिएगा, जब वाक्य में एक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो और उस संज्ञा के साथ उसके लिए सर्वनाम भी आए तो उस सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, आगे भी इस शब्द का जिक्र होगा। आगे, वह कुछ खा रहा है। हाँ, यही बात तो हमसे पूछी गई है। वह कुछ खा रहा है, लस्सी में कुछ पड़ा है, बाहर कोई आया है। जहां हमें किसी बात का निश्चित बोध ना हो, वह आ रहा है, हमें दिखाई तो दिया, कोई आ रहा है, ये कहे कोई आ रहा है, कोई दिखाई तो दिया कि कोई आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। जब निश्चित ज्ञान नहीं है तब कहेंगे अनिश्चयवाचक है। लस्सी में कुछ पड़ा है, पड़ा तो है पर निश्चित ज्ञान नहीं कि वो क्या है। आगे कहा गया कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। देखेंगे किस ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। देखेंगे जरा एक बार और सुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। पहला ऑप्शन मैं बताता हूं, आपने विचार कर लिया होगा, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस वाक्य में जो बुराई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, और जब किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाया जाता है तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये बात तो सही है कि बुराइयों जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये भाववाचक संज्ञा से बनी हुई जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार देश की भिन्नता यहाँ भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उसका बहुवचन बना दिया तो जातिवाचक होगी, लेकिन भाववाचक से जातिवाचक बनी। इस वाक्य में मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। और ये वाक्य देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देखिएगा जरा, नटवर लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां उसका बहुवचन बना करके, व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना करके उसको जातिवाचक कर दिया गया। एक वाक्य बोलते हैं कि देश को हानि जय चंदों से ही होती है। देश को हानि जय चंदों से ही होती है। इसका मतलब क्या है? ये सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि जयचंद, यहाँ वो जयचंद नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इसको एक की ओर इशारा करे। जयचंद यहाँ जय जयकार करने कर देश को हानि पहुंचाने वाले एक ग्रुप की है, एक जातियों की है। उसी प्रकार से आज के इस युग में रावणों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जो रावणों शब्द है वो भी कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बना हुआ है। यहाँ नटवर लाल से नटवर लालो बना हुआ है, तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है, ये प्रश्न में बोल रहा हूं, जिस ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, हो गया होगा। सुनिए, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया सामान कौन लाएगा। यहां कौन सर्वनाम है और ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए पुरुषवाचक नहीं होगा और प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप यहां बैठिए, आप सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद हो कि जब कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है तो
उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मेरा, हमें, हमारा, मुझे। मध्य पुरुष आप, आपका, तुमको, तुम्हारा। और अन्य पुरुष वे, उन्हें, उनका। इस वाक्य में आप कैसा है? मध्य पुरुषवाचक है। उसमें धैर्य की कमी है। पुरुषवाचक सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम स्कूल जा रहे हैं, हम उत्तम पुरुषवाचक। तीनों वाक्यों में प्रयोग हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग में नहीं लाया गया, प्रश्न लाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपको देकर के पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। किस ऑप्शन में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है? देखिएगा, वह बहुत सुंदर है, हो गया होगा, वह बहुत सुंदर है। यह कहा गया है कि वह बहुत सुंदर है, इसमें किसी से भी तुलना नहीं की गई है, तो इसमें मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है। 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे शब्द लिखा गया है सुंदर, यह हो गई जब किसी से तुलना न की जाए। वह विद्वान है, हाँ वो विद्वान है। आगे दूसरा होता है, इसको कहते हैं मूल अवस्था। अगर ये कर दिया जाए सुंदरतर, ये हो गई उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था। और अगर ये कर दिया जाए सुंदरतम, ये हो गई सुपरलेटिव वाली उत्तम अवस्था। इसमें भी पूछा गया वाक्य में कि उत्तम अवस्था किस वाक्य में है। यह बहुत सुंदर चित्र है, बहुत तो नहीं होगा, हो गया गलत। मेरा घर उसके घर से छोटा है, 2 की कंपेयर कराई जा रही है। वह मोहन से सुंदर है, तो उसमें भी उत्तर अवस्था होता है, यहाँ भी 2 की कंपेयर कराई जा रही है, नहीं होगा। उसे सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, हाँ ये सबसे ज़्यादा, जब सुपरलेटिव वाली बात आए, सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। इसको देखें, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, यहाँ भी 2 व्यक्तियों में कंपेयर हुई है। सबसे सुंदर, सबसे होशियार नहीं है वो, दूसरा मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, 2 में कंपेयर कराई जा रही है, इसलिए यहाँ भी मध्यम अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये पूछा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं अब कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, करिए विचार। कायरता, कायर, कायर विशेषण से बनी हुई संज्ञा है कायरता, पता चल रहा है। ईर्ष्या, ये तो है भाववाचक संज्ञा। औचित्य और अहंकार, अब 2 ऑप्शन में से छाटिएगा, अब भी नहीं कर पाने तो समझिए। अहम माने होता है मैं, संस्कृत आप पढ़े हो तो अहम माने में क्या होता है मैं, और अहंकार मत हो जाता है पूरा घमंडी। सही हो गया आंसर, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अहम माने मैं यानी सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उसको धारण करने वाले को, मैं को धारण करने वाले को कहा जाता है अहंकार। एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, और इसको अहंकारी कर दिया जाए तो यही बन जाएगा विशेषण। हमें विशेषण थोड़ी ना बताना है, हमें बताना था सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये कहता है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है, विचार करेंगे। आसान प्रश्न है, आपने छाट लिया होगा। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, कहीं कहाँ होती है, सुनिए जरा। प्रेरणार्थक, जहां व्यक्ति खुद कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहता है, किसी दूसरे को प्रेरित करता है, किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, वहां कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। माता ने मोहन से पानी मंगवाया, खुद नहीं लाई माता, मोहन से मंगवाया है, मोहन को प्रेरित किया है, तो मंगवाया, खिलवाया, बुलवाया, पिलवाया। इस प्रकार से अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, खुद नहीं लिखता है, दूसरे को प्रेरित करता है, तो लिखवाता जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 4 ऑप्शन देकर के, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है।
प्रश्नों को सोल्व कराते समय आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उम्मीदें हैं कि आपने अगर लेखपाल का पेपर, पैट का पेपर अगर दिया है और लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने हिंदी को थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा, इसलिए डिटेल नहीं बताई जा रही है। वैसे डिटेल संबंधित, टॉपिक संबंधित जो कोई वीडियो है वो मैंने बना करके अपलोड की हुई है, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी। माँ बच्चे को सुलाती है, ये पूछा है सक्रमक क्रिया किसमें होगी? चीता तेज दौड़ता है। देखिए सुनिए एक बार, कहाँ होती है सक्रमक? जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े। क्रिया की किसी ने, प्रभाव किस पर पड़ा? माँ ने सोहन को मारा, माता ने सोहन को पीटा। किसको पीटा? सोहन को पीटा। चीता तेज दौड़ता है, दौड़ता है कौन? चीता। चीता ही तो दौड़ने वाला है, चीता ही दौड़ता है, तो कर्ता पर ही प्रभाव पड़ा है, इसलिए यह अकर्मक का उत्तर नहीं होगा। वह बहुत समय से सो रहा है, वह सो रहा है, सोने का प्रभाव उसी पर पड़ा है, सोता रहे, सारा दिन सोता रहे। वह क्या लिखा है? शोरगुल से बच्चा जग जाएगा, शोरगुल से बच्चा जग जाएगा। आप कहोगे इसमें तो है, अब ये तो शोरगुल के द्वारा आया है, के द्वारा तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ माँ बच्चे को सुलाती है। सुलाने की क्रिया करती कौन है? माँ। और सोने का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का प्रभाव माँ ने जो सुलाया, किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए वाक्य में होगी सक्रमक क्रिया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में क्रिया विशेषण अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस ऑप्शन में क्रिया विशेषण अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ध्यान से विचार करेंगे, हो गया होगा आपका आंसर। देखते हैं क्रिया विशेषण कहाँ होता है कि जहां विशेषता क्रिया की ना हो। बात को समझिए जरा, अगर ये कहा जाए कि मोहन मोटा है, यहां विशेषता मोहन की है कि मोहन मोटा है। चलो आगे देखिएगा जरा, अगर ये कहा जाए हाथी तेज दौड़ता है, आप बताइए अब तेज जो क्रिया है वो हाथी की है या दौड़ने की है? इस वाक्य में दौड़ने की विशेषता है कि हाथी कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता है दौड़ने की। यहाँ मोहन की विशेषता थी, मोहन क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया की जब विशेषता होती है तो क्रिया विशेषण होता है। और क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया ये है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? हो गया होगा, वह अचानक चला गया। अचानक जो विशेषता है वह की है कि चले जाने की है, चले जाने की। कैसे चला गया? अचानक चला गया, तो क्रिया विशेषण तो है, क्रिया की तो विशेषता है अचानक। आगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से जो विशेषता है, ये विशेषता किसकी है? क्या सुनो? ध्यान से, बात को सुनो, या सुनने की विशेषता है। कैसे सुनो मेरी बात को? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे तो यहां विशेषता हो गई सुनने की, सुनना क्रिया है, ध्यान। नौकर मालिक से खुश रहता है, यहां बताइए, यहां जो विशेषता है खुश हो, वो क्या रहने की विशेषता है? नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इसको देखते हैं, वह प्रायः आया करते थे। तो प्रायः विशेषण है, प्रायः मतलब प्रतिदिन, मतलब रोज सा, लगभग डेली। इस वाक्य में क्या होगा? वह की विशेषता नहीं है, आने की विशेषता है। कैसे आते थे? प्रायः आते थे, प्रायः मतलब रोज आते थे, लगभग रोज आते थे। तो एक ऑप्शन हमारा छूट गया, ऑप्शन नंबर सी, इस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में संबंध सूचक अव्यय, ध्यान से सुनिए, संबंध सूचक अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। ध्यान से विचार करिए जरा, संबंध सूचक अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने क्लास में बैठकर मुझसे हिंदी पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से ये टॉपिक मैंने क्लियर कराए हैं। अव्यय और निपात वाले यहाँ से पूछा गया है, संबंध सूचक अव्यय नहीं है। मेरी बात को समझिए जरा एक बार, और छोटे से शब्दों बता दें, लेकिन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो कारक तो हमने पढ़ रखे हैं। कारक होता है कि का, की, के, रा, री, रे के बाद अगर कोई कारक आता है तब उसको कहते हैं संबंध कारक। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर का, की, के, रा, री, रे के पहले अगर कोई अव्यय आता है तो उसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब ध्यान दीजिए कि का, की, के, रा, री, रे के आसपास कहाँ कोई कारक का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान से देखते हैं, वह मेरे घर के पीछे रहता है।
इस वाक्य में घर के पीछे काकी के रारी रे आया है, उसके साथ लगा हुआ एक अव्यय भी आया है, पीछे अव्यय है, अव्यय जो सदैव एक सा रहे, पीछू पीछा। आगे देखते हैं, हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। के आसपास इसमें अव्यय शब्द प्रयोग में हुआ है, इसमें भी प्रयोग में आया है। आगे, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। माँ के बिना, बिना शब्द अव्यय है और वो के बाद में है, स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं। यह काम पहले करना चाहिए था। इस वाक्य में पहले जो शब्द है वो अव्यय तो है, यह काम पहले करना चाहिए था, पहले अव्यय है, लेकिन किस प्रकार का अव्यय नहीं है, ये अव्यय नहीं है, संबंधवाचक अव्यय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला और एक शानदार प्रश्न आपके सामने लिखा गया, ऑप्शन लिखे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, किस ऑप्शन में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, विचार करिए जरा। बेहतरीन प्रश्न, सारे प्रश्न अच्छे हैं और मैं आपको बता दूं ये राजस्थान आज जो मैंने जितने सारे प्रश्न आपको कराए हैं, आगे भी कराएंगे, मेरे पास 300 प्रश्न है ऐसे लगभग एकदम दमदार, इससे भी बढ़िया प्रश्न और भी आगे आगे। सारे प्रश्न राजस्थान यूपीएसआई, राजस्थान एसआई में पूछे हुए प्रश्न हैं सभी। करिए विचार, किस ऑप्शन में दो प्रत्यय हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। विवश एक पूरा शब्द है, अगर इसको करें वश, मूल शब्द बनाएं वश, वश के आगे वी लगा हुआ है उपसर्ग है, पीछे ता लगा हुआ है प्रत्यय है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, दो प्रत्यय होने चाहिए, दो, इसमें एक उपसर्ग है एक प्रत्यय है, ये हमारा आंसर नहीं है। सुंदर, ये तो मूल शब्द लग रहा है। मित्रता, मित्र के पीछे ता लगा है, एक प्रत्यय मात्र प्रयोग हुआ है। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है मान, मान मर्यादा, मान सम्मान, और मान सम्मान वाली बातें किस में होती हैं, किसको मान मर्यादा की चिंता होती है कि मेरा मान मर्यादा बनी रहे, तो वो मनुष्य होता है, वो मनुष्य होता है। हाथी घोड़े पशु खच्चर ये सब, इनको कोई मान मर्यादा का फिक्र होता है नहीं, उसमें मान होता है, सम्मान होता है, इसीलिए उसको मानव कहते हैं। मान को धारण करने वाले को मानव कहते हैं, और ता अगर लगा दिया जाए तो फिर ये बन जाती है भाववाचक संज्ञा। कितना बढ़िया प्रश्न है, आगे देखते हैं प्रश्न को। अगले प्रश्न के ऑप्शन देकर के आपसे पूछा गया कि किस ऑप्शन में प्र प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, प्र प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, किस ऑप्शन में प्र प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात आपसे पूछी गई है, विचार करिएगा। ध्यान देखते हैं, प्रकृति हो गया है, सही बात है, लेकिन अगर इसको देखें तो इसमें लगा हुआ है प्रति प्लस ऊस, और ई प्लस उ बराबर यू बनता है, यण संधि लगती है, तो प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्र है, लेकिन इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा प्रश्न, एक और अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको दे करके ये पूछा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कौन सा वो ऑप्शन है जो ऑप्शन तद्भव है, ये बात आपसे पूछी गई है। आसान है, हो जाएगा, बहुत आसान, मुझे उम्मीदें हैं कि हो गया होगा। मनुष्य, वानर, मुख्य, माँ। आपको अगर ध्यान दें तो माँ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम माता बनेगा, और माता का भी तत्सम बनता है मात्र, हो गया होगा। तो ये वाला जो शब्द है वो तद्भव है। मुख, मनुष्य, वानर, ये शब्द तत्सम शब्द थे, माँ तद्भव शब्द था। मैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द आपको दे रहा हूँ, आपको उनको रिवीजन करना है, जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में आपसे पूछे जाएंगे। मैं लिखता हूँ कुछ शब्दों को, थोड़े तत्सम शब्द तद्भव शब्द बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं, आगे आपको बहुत सारे और मिलेंगे आगे। अभी मेरा क्लास का टाइम हो गया है, क्लास अटेंड करनी है मुझे जाकर के अपनी कोचिंग संस्थान में, तो अब थोड़े आपको दिए जा रहे हैं। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो किताब में आपको पहले तत्सम शब्द मिले होते हैं और उसके बाद में तद्भव शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उसका लिखना भी सही है क्योंकि पहले तत्सम शब्द आए उससे बाद में ही तद्भव बने हैं, लेकिन यहाँ हमें याद करने हैं, और ये एग्जाम का भी निश्चित नहीं है वो क्या पूछे, तत्सम पूछे, तद्भव दे, तत्सम दे, कुछ भी दे, हमें तो याद ही करने होते हैं। तो मैंने याद करने के तरीके से आपको इस प्रकार से बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं। पहले मैंने तद्भव शब्द लिखे हैं, और जो इनके हार्ड वाले शब्द हैं, जो हार्ड शब्द होते हैं तत्सम शब्द, वो अब इधर लिखे जा रहे हैं, ध्यान से आपको देखने है। वो चैत का बनेगा चैत्र, त्रय लग जाएगा। बैसाख का हो जाएगा वैसाख, एक मात्रा लगेगी, वैसाख। जेठ का बनेगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ।
बकरी का बनता है अजा, तत्सम अजा। भेड़िया का होता है व्रक, व्रक। कबूतर का होता है कपूत, कपूत। घोड़ी का होता है घोटिका, घोटिका। मैना का होता है सारिका, सारिका। कमर का होता है कटी। ध्यान ध्यान देना है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, इधर उल्टे लिखे हैं मैंने ताकि आपको याद हो जाए। अंगुली, अंगुली का हो जाएगा, अंगुली का हो जाएगा, अंगुली लिखा है, अंगुली का हो जाएगा अंगूरी, अंगूरी। नाखून का बनता है नख। दाढ़ी का बनता है कुर्च, कुर्च। गर्दन का बनता है ग्रीवा। पेट का बनता है उदर और पान का बनता है तांबुल, तांबुल। कोख का कुक्षी, कुक्षी। और मूंछ का बनता है समश्रु, मूंछ का समश्रु। थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैंने बहुत जल्दी लिख दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका सहयोग रहा तो ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। और मेरा खुद का भी यूपी वीडियो लेखपाल का एग्ज़ाम है, उसमें मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। स्कोर कार्ड में अगर देखें तो मेरे 98.67 परसेंटाइल है, काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है, काफ़ी अच्छा अनुभव है। 8 वर्षों का मुझे अनुभव है और बहुत अच्छी हिंदी, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हिंदी, मुझ पर विश्वास करिए। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामपुर वाले ही या फिर अदर प्रिपकर वाले ही या फिर अंकित भाटी जी ही अच्छा पढ़ा सकते हैं, हमें भी काफ़ी सालों का अनुभव है। हम भी एक, देखो दो बातें होती हैं, या तो एक होता है कि कामयाब होना और एक होता है काबिल होना। एक कामयाब होना और काबिल होना, भले ही आज हम कामयाब नहीं है लेकिन काबिल हैं, योग्यता हमारे अंदर है, हमारे अंदर काबिलियत है और उस काबिलियत का आप फ़ायदा उठाएंगे। एक वीडियो आपको दी गई है आज, ये लंबी सीरीज चलने वाली है, पहले प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।